हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। आज है रविवार 18 जुलाई और आज हम जो पिछले सप्ताह हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका एक बार रिवीजन करेंगे, पूरा जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम 10 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन के अवसर पर केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी सिफरी ने लगभग 3000 भारतीय प्रजाति रोहू, मृगल, कतला आदि को गंगा नदी में छोड़ा है और ऐसा इन मछलियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया गया है और इनके संरक्षण के लिए भी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए कहा है और कार्यवाहक सीईओ के तौर पर जियो फर्नांडिस नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी खोजी गई हैं, जिसमें से जो पहली है ग्रेवेलिया बोरो यह ज़मीन के नीचे बाम्बी अर्थात बिल बनाकर रहती है और दूसरी डेक्सिपस क्लेनी ये एक कूदने वाली मकड़ी है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक जंपिंग स्पाइडर प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हुए सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर आईसीएस तुकारामी रखा गया है, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के महल का निर्माण किया गया है और इसी के साथ इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यदि इस रेत के महल की लंबाई की बात की जाए तो यह 21.6 मीटर ऊंचा या 69.4 फीट ऊंचा है। अगला है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अपने भारत देश में किया जाएगा और यदि बात की जाए महिला फुटबॉल एशियाई कप की तो यह 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित होगा। अगला है हाल ही में करीना कपूर खान ने अपनी पुस्तक की घोषणा की है जिसका नाम है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। इसमें उन्होंने जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं उसका जिक्र किया है। अगला है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 जारी की गई है ऑक्सफैम के द्वारा और इसमें बताया गया है कि हर 1 मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं और अभी भी 15.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा में जी रहे हैं। तो यह एक गंभीर विषय है कि लोग बीमारी से ज़्यादा भूख से मर रहे हैं, मतलब 1 मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं। अगला है हाथी पाँव जिसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है, इसके उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक दवा अभियान जारी किया गया है। यानी कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद यदि हाथी पाँव के लिए कोई अभियान शुरू किया गया है तो वो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है उदयन माने ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है और अर्निबान लाहिड़ी के बाद टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले ये दूसरे खिलाड़ी होंगे। यदि बात की जाए उदयन माने और अर्निबान लाहिड़ी की कि ये किस खेल से संबंधित हैं तो ये दोनों गोल्फर हैं। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा जनसंख्या नीति 2021-30 पेश की गई थी। अगला है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 अवार्ड जेला एवॉन्ट गॉर्डे ने जीता है। दक्षिण एशियाई मूल के छात्रों के लिए यूएसए में आयोजित होने वाली ये एक प्रतियोगिता है और इसका उद्देश्य क्या होता है तो सही अंग्रेजी उपयोग क्षमता विकसित करना और उच्चारण में सुधार करना। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी मॉडल किराएदारी कानून को मंजूरी दी है। इसके तहत संपत्ति को किराए पर देने से पहले मकान मालिक व किराएदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य होगा। अगला देखते हैं एस्ले बार्टी ने 10 जुलाई 2021 को महिला एकल फाइनल में विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है और इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताब जीता है, यानी कि उपविजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा रही थी। और यदि पुरुष वर्ग की बात की जाए कि पुरुष वर्ग में विंबलडन टेनिस किसने जीता है तो यह नोवाक जोकोविक है जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं
और उपविजेता रहे हैं पुरुष वर्ग में मेटेओ बेरेटिनी जो कि इटली के हैं। और एशले बार्टी 41 वर्ष बाद विंबलडन महिला एकल खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, क्योंकि इनसे पहले 1971 में विंबलडन जीता था इवोनी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ष 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें साल की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और तीसरा होता है यूएस ओपन। और इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। अगला है उत्तराखंड के देहरादून जिले के देवबंद क्षेत्र में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है और इसमें क्रिप्टोग्राम की लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां होंगी। ये क्रिप्टोग्राम होता क्या है? तो ये ऐसे प्राचीन पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं, जैसे शैवाल, कवक, फर्न, काई, लाइकेन आदि। अगला है 12 जुलाई को हम मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। और यदि बात की जाए इनकी पुस्तकों की, तो आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं मलाला यूसुफजई की। और यह जो लड़कियों की शिक्षा थी उनके लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और बाल मजदूरी को लेकर भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और कि वर्ष 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता बन गई थी। अगला हमने पढ़ा था केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र नागपुर में स्थापित किया है। फिर है हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी हुआ था, जिसमें दोबारा पहले स्थान पर जापान रहा था, दूसरे पर सिंगापुर रहा था। और यदि भारत की बात की जाए तो ये 90वें स्थान पर था। अगला है हाल ही में गुजरात राज्य के जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई है। और यदि बात की जाए भालिया गेहूं की, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है और स्वाद में ये मीठा होता है। तो ध्यान रखिएगा, भालिया गेहूं जीआई टैग है गुजरात का। अगला है वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। फिर हमने पढ़ा था यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इस विधेयक में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि ये भी पास नहीं हुआ है। 19 जुलाई तक इस विधेयक पर जनता की राय मांगी गई है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगला है हाल ही में असम सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि राज्य के जनजाति और स्वदेशी समुदायों की संस्कृति व परंपरा को संरक्षित करने के लिए एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा और इसके तहत उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। फिर हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में होना था, परंतु कोविड-19 के चलते अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पोस्टपोन हो गए हैं और इनका आयोजन अब वर्ष 2022 में होगा और पंचकुला हरियाणा में ही इनका आयोजन होगा और यह चौथा संस्करण होगा इसका। यदि बात की जाए पहले संस्करण की, तो यह नई दिल्ली में वर्ष 2018 में हुआ था। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में वर्ष 2019 में हुआ था और तीसरा संस्करण गुवाहाटी में वर्ष 2020 में हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब पोस्टपोन हो गए हैं और ये 2022 में होंगे अब। अगला हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। तो ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा शुरू की गई है और इसमें उन महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पति की कोविड-19 के चलते मृत्यु हो गई है। अगला है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन यानी ICCR के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापित की गई है और ये पीठ बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान व बांग्लादेश गठन के 50वीं वर्षगांठ को समर्पित की जाएगी। यदि बात की जाए शेख मुजीबुर रहमान की, तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जिनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता था, अर्थात बंगाल का मित्र। और अभी वर्ष 2021 में
गांधी शांति पुरस्कार 2019 और गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी, जिसमें वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला था काबूस बिन सईद अल सैद को, जो कि ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं, और गांधी शांति पुरस्कार 2020 मिला था शेख मुजीबुर रहमान को। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला है शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं, और इससे पहले नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस प्रकार शेर बहादुर देउबा नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला है पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है। और यदि बात की जाए इस यूरो कप 2020 में विजेता कौन रहा है, तो इटली इसमें विजेता के रूप में उभरा था, और इटली ने यह कप 55 साल बाद जीता है। और यूरो कप को फुटबॉल का मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। यदि बात की जाए यूरो कप में सिल्वर बूट किसको मिला था, तो ये मिला है पैट्रिक स्किक को, जो कि चेक गणराज्य से संबंध रखते हैं। ब्रॉन्ज बूट जीता था करीम बेंजेमा ने, जो कि फ्रांस के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है जियोन लुइगी डोनारुम्मा को, जो कि इटली से संबंध रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। और यदि बात की जाए बेड बैंक की, तो बेड बैंक के पहले सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए हैं पद्म कुमार मंगलम नायर। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो 12 अगस्त को अपना जियो अमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 GSLV F10 रॉकेट के द्वारा लॉन्च करेगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो यह उपग्रह देश की सीमाओं के निकट की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा। अगला हमने पढ़ा था विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने जूनियर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फिर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी वर्ष 2026 में अपना भारत देश करेगा। अगला है हाल ही में ट्विटर ने भारत में विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। और यदि बात की जाए ट्विटर की, तो यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग इंटरनेट सेवा है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को होती है, और इसके मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डोर्सी और सीईओ हैं एवॉन विलियम्स। अगला है जून माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने डेवन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि ICC के द्वारा 2021 जनवरी माह से एक सीरीज़ शुरू की गई थी प्लेयर ऑफ द मंथ की, जिसमें जनवरी माह के लिए ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को, मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल के लिए बाबर आजम को, और मई मंथ के लिए मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के हैं। और अब जून माह के लिए डेवन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला देखते हैं विश्व युवा कौशल दिवस हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और यदि पूछा जाए ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 2015 को विश्व स्तर पर प्रथम बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। अगला है हाल ही में भूटान में भारत ने अपना मोबाइल आधारित एप्लीकेशन भीम UPI लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह जापान में भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन में आसानी प्रदान करेगा और भारतीय कारोबार को भी इससे फ़ायदा होगा। यदि बात की जाए भीम के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला है हाल ही में NTPC द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद लद्दाख हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। अगला है संगीत उस्ताद AR रहमान ने अनन्या बिरला के साथ टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको चीयर करने के लिए एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। और यदि बात की जाए थीम सॉन्ग की, तो मैंने बताया था कि भारत की तरफ से एक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने भी अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था।
अगला है देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनने जा रहा है गुजरात में और एनटीपीसी द्वारा ये स्थापित होगा। यदि बात की जाए इसकी क्षमता की तो इसकी क्षमता होगी 5 गीगावाट। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में हरियाणा में देश का पहला ग्रेन एटीएम शुरू किया गया है और इसके तहत एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकल आएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो में कतार नहीं लगानी पड़ेगी। और यदि बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। और कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको राज्यपाल के तौर पर हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य बताया था, परंतु ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और यदि हरियाणा के राज्यपाल की बात की जाए तो ये बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। अगला है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सिकरी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक एप्लीकेशन की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। इसके तहत होगा क्या, तो लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और उनका विश्लेषण भी करेगा। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और निपटारे में पारदर्शिता आएगी। और यदि बात की जाए एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप की, किसका नाम क्या है, तो ये है CPGRAMS। अगला है, कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 की शुरुआत की गई है और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वर्तमान में थावरचंद गहलोत। अगला है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नाम की पुस्तक लॉन्च हुई है जिसके लेखक हैं क्राइसिस नाइट और इस बुक में एक शेर व 2 बच्चों की कहानी है। अगला हमने पढ़ा था, सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया है और इस परियोजना के द्वारा जो सिंगापुर के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक सौर उत्पादन को 4 गुना करना, तो इसमें उसे मदद मिलेगी। अगला हमने पढ़ा था, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। और यदि बात की जाए UAE की राजधानी की तो ये अबू धाबी है, मुद्रा है दिरहम और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के चलते जो IPL के मैच निरस्त हो गए थे, तो बचे हुए अब 31 मैचों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा जो कि 19 सितंबर से शुरू होंगे। और जो IPL का 13वां सीज़न हुआ था यह भी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस रिवीजन की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।